सबसे पहले आप सारे लोगों का स्वागत इसलिए भी है क्योंकि ये फनकार स्टूडियो में हमारा पहला शो है। कई सालों से मैं सिनेमा में जुड़ा रहा हूँ और ये पहली चर्चा है जिसमें हम OTT बनाम फिल्में इससे बात करने वाले हैं। अमित वरिष्ठ पत्रकार तो ही है, जानकार है, फिल्म के शौकीन हैं और फिल्मों से बड़ा पुराना रिश्ता है इनका भी और मेरा भी। तो कहीं ना कहीं कोई एक रीज़न चाहिए था हमको शुरू करने के लिए और आज का रीज़न मुझे लगता है कि अच्छा है। अमित, आप भी शुरू कर सकते हैं। आपका बड़ा बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बरसात के मौसम में आने के लिए, जुड़ने के लिए। ये चीज़ मतलब जाहिर करता है कि सिनेमा के चाहने वाले लोग हैं और वो लोग चाहते हैं कि अच्छा सिनेमा आए। और वाकई मतलब नेशन वांट्स टू नो कि आखिरकार मतलब थिएटर में जाके सिनेमा देखें या OTT में जाके सिनेमा देखें। तो इसमें कुछ एक डेटा है, उसके बाद मैं फिर मतलब बातचीत शुरू करूंगा कि 2018 मतलब 19 से पहले, कोविड से पहले जो OTT का मार्केट था इंडिया में वो 4000 करोड़ का था और अब ये 2023-24 तक ये आपका बाजार 13000 करोड़ तक जा रहा है। जबकि जो लास्ट ईयर मतलब सिनेमा घरों से इंडियन सिनेमा ने जो कमाया, या मतलब हिंदी सिनेमा ने, सॉरी, वो 11500 करोड़ था। यानी कि OTT के मार्केट ने सिनेमा घरों के मार्केट को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है और इसके कई सारे रीज़न हैं। तो सबसे अहम रीज़न आप क्या पाते हैं गिरीश जी कि आखिरकार क्यों OTT की ओर शिफ्ट हो गया है सिनेमा या हो रहा है? सबसे पहला कारण मुझे लगता है कि कोविड के बाद सिनेमाघर बंद हुए कोविड के वक्त, और उस वक्त लोगों के पास कोई ना कोई एक पर्याय चाहिए था, एक ऑप्शन चाहिए था और OTT एक ऑप्शन बन के उभरा। पर ऑप्शन बड़ा ग्रेजुअल तरीके से ग्रो होता है, उसको वक्त लगता है किसी भी मीडियम को ग्रो होने में। तो OTT ने भी वो वक्त लिया और उसके बाद जब कोविड के एम्बार्गोज हट गए, सिनेमाघर शुरू हो गए, तो सिनेमाघर शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा था कि OTT कॉम्पीट करेगा। लेकिन सिनेमाघर में कुछ अच्छी फिल्में आई, लोग सिनेमाघरों तक भी आए और सिनेमाघरों तक आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मीडियम OTT और सिनेमा, बड़े पर्दे का सिनेमा, ये को एग्जिस्ट होंगे। अब जो मार्केट शेयर है वो मार्केट शेयर कहीं ना कहीं इनिशियल कोई भी एक यूफोरिया आता है तो ज़रा सा वो तोड़ देता है दूसरे को। अब जैसे कि कई बार सिनेमा घरों पे इस तरीके के क्वेश्चन मार्क लगते रहे हैं। जब टेलीविज़न आया था तो लोग कहते थे कि लोग अब सिनेमा घरों तक नहीं जाएंगे, टीवी आ गया। बाद में जब VCR आ गया तो लोग कहने लगे कि नहीं, अब लोग फिल्में नहीं देखेंगे, फिल्में लोग घर पे देखेंगे। फिर जब पायरेसी आई, होम वीडियोज़ आने लगे, CDs पे फ्राइडे को पिक्चरें आने लग गई थी, तब लोगों ने ये कहा कि अब लोग सिनेमा घरों तक नहीं आएंगे। तो सिनेमा घर और सिनेमा ने 100 से ज़्यादा साल देखा है और 100 से ज़्यादा साल उन्होंने इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स देखे हैं। 2 वर्ल्ड वॉर भी झेला है, 2 वर्ल्ड वॉर भी झेला है। पहला देश में सिनेमा हमारे देश में आया था 1913 में और 1931 में हमारे देश में पहली टॉकी बनी, आलम आरा। 1931 से लेकर 1923 की हम बात कर रहे हैं। तो इन 90 सालों में फिल्मों ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और फिल्म बिजनेस को कॉम्पीट करने के लिए टेलीविज़न, पायरेसी, वीडियोस और अब स्ट्रीमिंग आया है। लेकिन ये कभी भी सिनेमा जो है उसका कंपटीशन बन के नहीं उभरेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो उसके मार्केट शेयर को डेंट करेगा। लेकिन उसके बाद जो ओवरऑल आप जब देखोगे तो फिर पठान और जवान और फिर जॉन विक आकर उसको बैलेंस करते रहेंगे। तो ये दोनों कोएग्जिस्ट ही होंगे। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार सिनेमा घरों से ऑक्यूपेंसी क्यों कम हो रही है? जो हमारी हिंदी की खासकर बात है कि मतलब हिंदी सिनेमा में ऑक्यूपेंसी नहीं रह रही है, या रह रही है तो सिर्फ वीकेंड तक रह रही है। जैसे साउथ में हो रहा है कि उधर के टिकट रेट्स पे एक मतलब नियंत्रण है, कैप है, ठीक है। और दूसरा ये हुआ है कि सिंगल स्क्रीन्स पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुके हैं।
हिंदी पट्टी में खासकर सिंगल स्क्रीन्स बचे ही नहीं है बिहार में। हमारी जैसे भी नितिन जी से भी मतलब बात हो रही थी, नेशनल फिल्म अवार्ड विनर है नितिन जी, हाँ, इनके लिए भी हाँ, मतलब जोरदार तालियां बजे बराबर है ना। तो सिनेमा घर ही अगर नहीं है, या मतलब अब जैसे जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन है वो हमें यहाँ से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, बॉम्बे मतलब दे रहा है। देश के बाकी राज्य बिहार झारखंड की तो महाराष्ट्र कोई मतलब बॉम्बे हैसियत ही टेरिटरी नहीं। 40%। 40% है, ठीक है। तो अगर मोनोपोली है 3 मतलब चेन्स की, पीवीआर की, आइनॉक्स की, और मतलब अब तो खैर दोनों मर्ज हो चुके हैं, तो फिर ये कैसे होगा? क्योंकि अगर ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ेगी तो ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, पहला सवाल। तो मैं इसमें थोड़ा सा फिर डिटेल में आपको ले जाऊंगा। क्या है, हमारे देश में कोविड से पहले 10,500 सिनेमा स्क्रीन्स थी। 10,500 में 3,500 के लगभग मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स थी और बाकी सिंगल स्क्रीन्स थी। कोविड के बाद आज की संख्या है 6,500, मतलब 4,500 सिंगल स्क्रीन्स बंद हो चुके हैं। ये इन 4,500 स्क्रीन्स के अलावा 4,500 स्क्रीन सिंगल स्क्रीन्स के अलावा जो एक मल्टीप्लेक्स चेन रही है जिसका नाम कार्निवल है, वो ऑलरेडी एनपीए है। इस वक्त तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुकी है, कार्निवल के सिनेमाज बंद हो रहे हैं। तो हुआ ये है कि मल्टीप्लेक्स जब शुरू हुए और तब 8 प्लेयर्स थे, 8 के 4 हुए। सिनेमैक्स को पीवीआर ने खरीद लिया, बिग सिनेमास को कार्निवल ने खरीद लिया, फेम एड लैब्स को फन ने खरीद लिया, और आइनॉक्स ने किसी एक दूसरी चेन को खरीद लिया। तो इस तरीके से जब 8 चेन के 4 हो गए। अब 4 होने के बाद ये हुआ कि नंबर 1 पीवीआर, नंबर 2 आइनॉक्स, नंबर 3 सिनेपोलिस और नंबर 4 कार्निवल। अब जो सिनेपोलिस है ये नेशनल चेन नहीं है, ये इंटरनेशनल मैक्सिकन चेन है। पीवीआर और आइनॉक्स ये दोनों कोविड के बाद ब्लीड करने लगे और सिंगल स्क्रीन्स तो ऑलरेडी बंद होने लगे। तो जब ये ब्लीड करने लगे तो उसके कारण उनकी ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई कि दोनों मर्ज हुए। आज पीवीआर आइनॉक्स एक हो चुके हैं। अब जो दूसरे नंबर की नेशनल चेन है वो सिनेपोलिस है, जो कि एक्चुअली इंटरनेशनल चेन है। अब तीसरे नंबर की जो चेन थी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो जो उसके नीचे जो चेन थी, जो कि मिराज सिनेमास थी, वो अब ऊपर आने लगी है। तो कहने का मतलब है कि सिनेमा घरों की और स्क्रीन की जो संख्या थी वो हमारे देश में निरंतर कम होते जा गई है। हम 10,500 से पहुँचे 6,500 पे, और चाइना में 50,000 मतलब के आसपास 62,000 स्क्रीन से इस वक्त। तो वो हर साल अपने स्क्रीन काउंट में 4 से 5,000 स्क्रीन्स का इजाफा कर रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? अगर उसकी केस स्टडी हो कि वो मतलब क्या टिकट रेट्स कम रख रहे हैं अपने ऑडियंसेस के लिए, या फिर कैसे? चाइना का मैं फटाक से 2 मिनट में समझा देता हूँ। चाइना क्या करता है, चाइना ने अपने देश में एक नॉन चाइनीज़ फिल्मों के लिए स्लैब रखा है। यानी कि हमारे देश में जब फिल्में रिलीज़ होती हैं तो जितनी फिल्में आती है, वो कोरियन हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी फिल्में आती हैं हम उसको रिलीज़ करते हैं। और उनको मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्रिंट फीस भी नहीं देना होता है। जी हाँ, 15,000 पर मतलब स्क्रीन का वर्चुअल 14,000, हाँ, वो वीपीएफ, और वो मतलब देना ही नहीं है हॉलीवुड की फिल्मों को, वो फ्री में रिलीज कर रहे हैं हमारे इंडिया में। तो वो भी मैं समझाता हूँ। तो चाइना में क्या होता है कि जितनी भी नॉन चाइनीज़ फिल्में हैं वो टोटल एक साल में उसका स्लैब 35 फिल्मों का है। यानी कि एक साल में 35 के ऊपर कोई भी दूसरी नॉन चाइनीज़ फिल्म रिलीज़ नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि 12 से 14 हॉलीवुड की, 2 से 4 इंडिया की, 2 से 4 साउथ कोरिया की, 3 से 4 2 से फ्रांस की, तो टोटल 35। और 35 के अलावा मतलब एक साल में 35 के अलावा जितनी फिल्में रिलीज़ होगी वो सिर्फ चाइनीज़ होगी। इस तरीके से उन्होंने अपने डोमेस्टिक मार्केट को सेफगार्ड किया है, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक फिल्म इंडस्ट्री को बचाए रखा है। हम वो नहीं करते। हमारे सामने हॉलीवुड की फिल्म आ जाए तो हम स्वागत करते हैं, हमारे सामने कोरियन फिल्म आए तो हम स्वागत करते हैं। वो एक्सेप्टेबिलिटी हमारे में है, लेकिन उसका नुकसान हमको हुआ है। अब क्या हुआ कि चाइना में चाइनीज़ कंटेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और बहुत सारा चाइनीज़ कंटेंट वो चाइनीज़ हॉलीवुड को प्रोडक्शंस कर रहे हैं। तो को प्रोडक्शन का मार्केट चाइना में बड़ा तगड़ा है। मतलब चाइनीज़ प्रोडक्शन होता है और हीरो होता है वॉल किल्मर, हीरो होता है मैट डैमन, तो द वॉल,
तो प्रोडक्शन चाइनीज़ रहेगा लेकिन हीरो रहेगा हॉलीवुड का। तो उसके अच्छा, दूसरी बात, जो हॉलीवुड की जो सुपर हीरोज़ की जो फ्रेंचाइजी है उसका बहुत ही तगड़ा मार्केट चाइना है। तो सुपरमैन, बैटमैन, एवेंजर्स, उसका सारा मर्चेंडाइज वहाँ बिकता है। तो चाइना ने क्या किया, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को हमेशा सेफगार्ड किया, जो हमने नहीं किया। दूसरी बात, टिकट्स जो है, टिकट रेट्स जो आप कह रहे हो, अगर उसका फ़र्क पड़ता है, तो आपका क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ का जो साउथ और के मुकाबले साउथ में क्या था, पहले से तेलुगु, तमिल और इन सारी सिनेमा में 100 रुपये के टिकट का एक कैप रखा गया था कि अगर होता ये था पहले कि एक मल्टीप्लेक्स है और उसके बाजू में सिंगल स्क्रीन है, तो सिंगल स्क्रीन का जो हाईएस्ट रेट रहेगा बालकनी का, उससे 10 रुपया ज़्यादा मल्टीप्लेक्स ने रखना है। यानी कि एक सिंगल स्क्रीन का बालकनी का रेट है 110 रुपया, तो मल्टीप्लेक्स ने 120 के नीचे टिकट नहीं रखनी है, क्योंकि अगर मल्टीप्लेक्स ने 120 के नीचे टिकट रख दी तो कोई सिंगल स्क्रीन नहीं जाएगा। तो इस तरीके की पहले स्टार्टिंग में ये शुरुआत हुई कि जिससे कि सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स को एग्जिस्ट करे। अब हुआ ये कि साउथ में स्लैब ही रखा गया है, जितनी भी पूरी सीटें हैं, पूरी टिकटें, पहली रो की 100 रहेगी, 110, तो पूरी की पूरी स्क्रीन 120 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगी। हमारे यहाँ बम्बई में टिकट की प्राइस है 350 रुपया, 450 रुपया, 550 रुपये, और कई बार ये पहुँचती है 850 रुपया तक। वहाँ पे स्लैब है। तो वहाँ पर कैसा है, साउथ में, तमिल, तेलुगु, मलयालम में, उनके लिए सिनेमा एक रिलीजन जैसा है, रिचुअल है, और वो रिचुअल मतलब है। जाते हैं नहीं। हालांकि खैर इसके अगेंस्ट मतलब जो इनका तर्क है मल्टीप्लेक्स चेन का, है ना, आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप मतलब रहे हैं मल्टीप्लेक्स में, तो वो उनका कहना है कि अगर हम मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझना चाहें कि जो अंधेरी इन्फिनिटी में हमारा मतलब है, मतलब सिनेमैक्स है या फिर वो पीवीआर का आइकन का है, तो हमें रेंट ही देना पड़ता है 60 लाख रुपया महीना, और उसके अलावा बिजली का खर्च है वगैरह, बाकी लॉजिस्टिक के खर्च हैं। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें उतना टिकट रेट का स्लैब रखना पड़ता है बढ़ा के। ये तर्क कितना सस्टेन करता है, क्योंकि अगर ऑडियंस ही नहीं आएगी तो ये मतलब 3 दिन का जो मतलब है फॉर्मूला कि हम 3 दिन में रिकवर कर ले जाएंगे, वो तो मतलब हर फिल्म के साथ काम नहीं कर रहा है। और मतलब शायद ये इसलिए भी वजह है कि अक्रॉस वर्ल्ड जो मतलब मल्टीप्लेक्स का ये फॉर्मूला कि हम वीकेंड पे ही मतलब निकाल लेंगे पैसा, वो शायद अब मेरे ख्याल से उन्हें चेंज करना चाहिए, या नहीं? नहीं, एक्चुअली सिनेमा देखना ना ये वीकेंड प्रैक्टिस ही रहा है। वीकडेज में लोग घर पे होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो OTTs पे देख ले, होटलिंग कर ले या कोई और एंटरटेनमेंट का माध्यम चुन ले। लेकिन वीकेंड में हमारे यहाँ मध्यम वर्गीयों के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन सिनेमा है, जहाँ पर लोग परिवार के साथ एक फिल्म देखने थिएटर में जाते हैं, जो उनके लिए आउटिंग होती है, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हर मल्टीप्लेक्स वेरिएबल प्राइसिंग रखता है। मतलब आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे में जो टिकट रेट्स मिलेगा वो 300, 350, 400 तक होगा, और वही टिकट आपको मंडे को 150 का, 130 का, 140 का मिलेगा। उसका कारण ये है कि 2 तरीके की प्राइसिंग होती है, एक तो ये वीकेंड प्राइसिंग और दूसरी वेरिएबल प्राइसिंग होगी दिन भर की। सुबह का जो टिकट रेट रहेगा मल्टीप्लेक्स में वो 110, 120 रुपया, 130 का रहेगा, दोपहर को 250, 300 तक होगा, और शाम को 350, 400 तक होगा। तो ये जो वेरिएबल प्राइसिंग है ये सारे ही मल्टीप्लेक्सेस में अदर देन साउथ है। लेकिन फिर मतलब जो 80s का दौर था या 90s का दौर था, तो उस वक्त कैसे फिल्में सिल्वर जुबली होती थी? क्या उस वक्त भी जो हमारा मिडिल क्लास था वो सिर्फ वीकेंड पे जाता था, या वो वीकडेज का भी रिजल्ट था? उस वक्त वीकडेज में भी लोग जाते थे, फिल्मों में वो बात थी और लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। अब मल्टीप्लेक्सेस ने इस टिकट रेट्स को इतना बढ़ा दिया है कि एक सीधा साधा सामान्य व्यक्ति अगर अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाता हो तो उसके लिए 1000, 1500 खर्चा करना बड़ा महंगा पड़ता है। साथ ही साथ टिकटें भी महंगी, अब साथ ही साथ फिर पॉपकॉर्न, समोसा, ये सारी टिकटें, ये सारी चीज़ें, जो कैफ़े है वो भी महंगा है। लेकिन एक अच्छा हुआ है, जब तक आज और मैं आप बात करें तो कल ही एक नया रूल आया है कि जितना भी कैफ़े में, मल्टीप्लेक्सेस में जो आप समोसा, पॉपकॉर्न था, उसके रेट ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि उसमें GST 18% था। अब वो GST कम करके 5% हो गया है। तो शायद जब अगली बार जब आप
सिनेमा घर जाओगे मल्टीप्लेक्स में तो जो समोसा या पॉपकॉर्न खा रहे हो वो आपको सस्ता मिलेगा। डेफिनेटली। अच्छा, मतलब एक और रीजन देते हैं मल्टीप्लेक्स वाले कि भाई हमें सिनेमा ही मिल रहा है महंगा। अगर मतलब कोई ऐसी फिल्म है जिसमें कार्तिक हैं, या अगर कोई ऐसी फिल्म है जिसमें अक्षय हैं, तो वो एग्जिबिटर मतलब जो है बिरादरी, उनको वो फिल्म ही मिल रही है 150 करोड़ में। अगर अक्षय की फिल्म है, सलमान की फिल्म है, शाहरुख की फिल्म के लिए तो साउथ में 50 करोड़ मांगे जा रहे हैं राइट्स के तौर पे कि भाई हम आपको राइट्स देंगे रिलीज के, मगर हमें इतने चाहिए अमाउंट। तो मतलब सिनेमा बनाना, हमारे बीच नितिन है, समाज हैं, अलौकिक भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बनाना चाहते हैं, मगर उनके लिए क्या ये चीज़ मतलब हुई है कि 80s 90s के मुकाबले सिनेमा बनाना अब मुश्किल है, या स्टार को बोर्ड पे लाना मुश्किल हुआ है? बहुत मुश्किल हो गया अभी, क्योंकि स्टार्स कम हैं। पहली बात तो जो बैंकेबल स्टार्स हैं वो भी कम हैं, और दूसरी बात फिल्मों में जिस तरीके से OTT के आने के बाद स्टार्स के रेट्स बढ़े हैं, उनकी फ़ीस बढ़ी है, उनके रिम्यूनरेशंस बढ़े हैं। उसके पहले ऑलरेडी कॉरपोरेट्स ने स्टार्स को स्पॉइल करना शुरू कर दिया था। मतलब जब इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे, मुझे याद है जब 80s का दौर था जब इंडिपेंडेंट होते थे, बिमल कुमार थे, सावन कुमार टाक थे, कुक्कू कोहली थे, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग थे, फिरोज नादियाद वाला थे, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स ही थे ये लोग, और फिल्में बनाते थे और इस तरीके के इकोनॉमिक्स से फिल्में बनाते थे कि थिएटर पे रिस्पेक्टेबल रिलीज़ होती थी वो, और फिल्मों में मुनाफा भी कमाते थे। बाद में जैसे कॉरपोरेट का दौर आया तो कॉरपोरेट ने इन्हीं स्टार्स के प्राइजेस को मुंह मांगे पैसे देने शुरू कर दिए। अब वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स नहीं थे, वो थे कॉरपोरेट्स। तो कॉरपोरेट्स ने शुरू कर दिया इनको बिगाड़ना। अब बिगाड़ते बिगाड़ते जब तक वो बिगड़ के सुधरें तब तक OTT आ गए। अब OTT स्ट्रीमिंग है, अब OTT के पास तो वो डीप पॉकेट्स है। नेटफ्लिक्स अगर ओरिजिनल फिल्म करते हैं, अमेजॉन अगर फिल्में करते हैं, डिज्नी हॉटस्टार अगर फिल्में करते हैं, या ZEE5 भी फिल्में करते हैं, तो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो आपको अफोर्ड कर सके। अब एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जाता है एक्टर के पास और एक OTT प्लेटफॉर्म जाता है ये कह के कि भाई ये डायरेक्टर को हमने साइन किया, आपके साथ फिल्म करनी है, तो वो जो स्टार है वो ऑब्वियसली OTT के पास जाएगा क्योंकि उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी बात, OTT के साथ उसको ये मालूम है कि मैं सेफ हूँ। इस इंडिविजुअल के साथ उसको ये डर है कि कहीं फिल्म कंप्लीट होने के बाद शायद रिलीज़ ना हो। तो ये जो कहीं ना कहीं स्टार के इकोनॉमिक्स को जो बढ़ाया गया है, उनके फीस स्ट्रक्चर को जो बढ़ाया गया है, वो भी बड़ा घातक रहा है। ये मतलब टूट पाएगा क्या? क्योंकि हमें मतलब कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज ने कुत्ते बनाई, ठीक है, अब उनको स्टार्स नहीं मिल रहे थे, अर्जुन आए, अर्जुन ने सपोर्ट किया, फिल्म बनी। और जो विशाल की ये फिल्म है खुफिया, बड़ी मुश्किल से मतलब बन पा रही है, या उनकी मिडनाइट चिल्ड्रंस को अडेप्ट करके एक वेब सीरीज बनने वाली थी, उसमें भी स्टार्स को लाने के लिए बहुत मतलब मशक्कत हो पा रही है। क्या कोई उम्मीद की किरण दिख रही है कि ये और ज़्यादा इंटेंस होता जाएगा, या नहीं ये जो स्टार कल्चर है वो थोड़ा उसमें दरकन आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल करेक्शन होने शुरू हो गए हैं। अब कार्तिक की आर्यन की 2 फिल्में चल गई है, उसके अलावा जो नए स्टार्स की फिल्में आ रही है उसमें बहुत सारे इस्टेब्लिश स्टार्स जो हैं, ने अक्षय कुमार की कम से कम 6 से 7 फ्लॉप फिल्में हमने देखी हैं। सलमान खान की पिछली 3 या 4 फिल्म अनसक्सेसफुल थी। तो ये जो फिल्में जो फ्लॉप हो रही है, और उस फ्लॉप फिल्मों के बाद जो स्टार जो एक्टर है वो ये रियलाइज़ करने लगा है कि मैं उतना बड़ा पुल नहीं हूँ अब थिएटर तक लोगों के लाने का, उसके कारण करेक्शंस आने लगे हैं। लेकिन ये शायद नज़र नहीं आ रहा। मैं मतलब अगेन बीच में कहना चाहूँगा, जैसे आदित्य रॉय कपूर हैं, ठीक है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अगेन उनकी कई सारी फिल्में नहीं चली हैं, मगर फिर भी उनके पास ऑफर्स की कमी नहीं है। या जितने भी स्टार किड्स हैं, आज ही मतलब शनाया का वो हुआ है अनाउंसमेंट है ना कि वो मतलब ये फिल्म से आ रही है, साउथ की कोई फिल्म है, मतलब और उसमें शायद मतलब मोहनलाल, ठीक है, तो इनके पास तो ऑफर्स की कमी नहीं है।
या आलिया हैं, आलिया को स्पाई मतलब एक स्पाई यशराज यूनिवर्स बना में रहे हैं, स्पाई इंक्लूड यूनिवर्स किया गया है वो यशराज include- नहीं फीमेल स्पाई अलग फीमेल, film। हाँ फीमेल, वो स्पाई यूनिवर्स में आ गई ना वो। ठीक है। उस पर हालांकि सोशल मीडिया में चर्चा भी हो रही है, कटरीना के फैंस कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, कटरीना इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, या दिशा पाटनी की जो फिजिक है और मतलब जिमनास्ट है वो मतलब ज़्यादा बेटर इसको जस्टिफाई कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि आलिया को ऑफर हुई थी अरुणिमा शुक्ला की ये अपना मतलब फिल्म बायोपिक, लेकिन वो नहीं कर पाई, या मतलब नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उसमें जो फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए थी वो मतलब उतना वक्त शायद नहीं था। एनीवे तो वो चीज़ें तो कम नहीं हो रही, क्योंकि जो भी आदित्य रॉय कपूर जैसे स्टार्स हैं या एक्टर हैं, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं या अक्षय की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनके पास तो ऑफर्स हैं ही। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद एक सिंडिकेट है या मोनोपोली है जिसको हम लोग मतलब नहीं तोड़ पा रहे। नहीं, मुझे लगता है टूट जाएगा ये, क्योंकि देखो रियलाइजेशन तो है कहीं ना कहीं। आप अगर 7 फिल्में फ्लॉप करते हो तो इतना रियलाइजेशन तो आपको होता है कि मार्केट की स्थिति क्या है और क्या पैतरा मैंने लेना चाहिए। मैं अगर 6 पिक्चर के बीच में मेरी एक फिल्म OTT पे अतरंगी रे आती है, या फिर मैं कठपुतली करता हूँ और उसका भी रिस्पांस अच्छा नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त हमको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आदित्य रॉय कपूर की फिल्में थिएट्रिकल सक्सेसफुल नहीं रही, OTT पे भी ठीक ठाक रही, पर उसके बावजूद भी टेकर्स रहेंगे। टेकर्स इसलिए रहेंगे क्योंकि एक्टर्स कम हैं, स्टार्स कम हैं और प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे अगर हम OTT पे अगर आ जाएं, तो हमने जब शुरुआत की थी तो हमारे पास 10 से 12 OTTs थे। आज हमारे देश में OTT की संख्या 45-46 तक पहुंच गई है। आपने आंकड़े बताएं किस तरीके से OTTs बढ़े हैं। अब जो फिल्में OTT रिलीज़ कर रही थी वो रेगुलर एक्विजिशन करके कर रही थी कि भाई आपने फिल्म रिलीज़ की थिएटर में, हमारे देश में 6 वीक की विंडो है। फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई, उसके बाद 6 वीक के बाद ही OTT पे आएगी। अब उस विंडो को कम किया जा रहा है। अब ये होता है कि आपकी फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई और थिएटर से 4 वीक के बाद OTT पे आएगी। इस तरीके की उस विंडो को कम किया। US में 2 वीक की विंडो है। तो ये जो विंडो कम करने के बाद ये जो फिल्में आई हैं उसमें से कुछ फिल्में अच्छी रही है, लेकिन OTT पे जो बड़े स्टार्स आए, जैसे कि कोविड के वक्त आपको मालूम होगा कि डिज्नी हॉटस्टार ने एक वर्टिकल शुरू किया था, डिज्नी हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स, ठीक है। उसमें अक्षय कुमार की लक्ष्मी भी आई, उसमें सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म भी दिल बेचारा भी थी। तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन वो वर्टिकल उस वक्त आया जब मल्टीप्लेक्सेस बंद थे। बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने वो आदत डाल दी थी कि भाई हम बड़े स्टार की फिल्म के साथ मल्टीप्लेक्स नाम के वर्टिकल पे बड़े स्टार की रात अकेली है हम कर रहे हैं, वो भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। तो इस तरीके से उन्होंने वो आदत डाल दी और फिल्में शुरू की। अब आज की तारीख में जो पहले 2 या 3 OTTs थे जो अफोर्ड कर सकते थे, अब वो बढ़ के हो गए हैं 6 से 8। ठीक। अगेन मैं इसी पे आ रहा था कि जैसे अभी मतलब हाल ही में दुबई में, ठीक है, ये वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च बवाल, उसका ग्रैंड लॉन्च जो है वो दुबई से किया गया। हालांकि मतलब वो फिल्म ना तो एक्शन जॉनर की जॉन विक वाली स्टाइल की है जो वो स्केल हमें दिखने वाला है, या मिशन इम्पॉसिबल मतलब जैसी चीज़ उसमें है, वो एक मतलब प्यारी सी स्वीट सी फिल्म है, लेकिन उसको उन्होंने दुबई में जाके किया। या मतलब यही OTT क्या मतलब ऐसा हो रहा है कि स्टार कल्चर वहाँ भी हो रहा है शिफ्ट, कि भाई आपके पास अगर वरुण हैं या कोई और हैं तो हम आपको मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, आप डायरेक्ट OTT आ जाओ, और हम उसको उस मतलब बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो जो चीज़ सिनेमा घरों के लिए हो रही थी वही चीज़ शायद OTT भी कर रहे हैं। 100% अब वही हुआ है। जैसे कि देखो, पहली बात तो OTT की रीच देख लो आप एक सबसे बड़ा सिनेमा इस देश में अगर रिलीज़ करते हो तो आपका क्या स्क्रीन काउंट होता है? आपका स्क्रीन काउंट होता है 4.5 नहीं 5,500। सबसे बड़ा रिलीज़ है 5,500 स्क्रीन्स पैन इंडिया। ओवरसीज मिला के और 2,000 स्क्रीन पकड़ लो आप, तो मतलब 7,500 स्क्रीन का सबसे बड़ा रिलीज़ आपने थिएट्रिकल किया। उसके कंपेयर में OTT के पास बोलने के लिए क्या है कि हम 150 देशों में मौजूद हैं, हम 160 देशों में मौजूद हैं। अब वो कह रहे हैं, वो जो स्टार जो पहले ये कहता था कि सिनेमा ही मेरी रोजी रोटी है, सिनेमा घरों ने मुझे बनाया, अब वो स्टार ये कहता है कि भैया मेरी फिल्म ना 150 कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है।
200 Netflix कंट्रीज तो में चलो रिलीज हो रही 190 200, हाँ। है। अरे भैया, आपकी फिल्म 200 देशों में रिलीज हो रही है, लेकिन आप ये भूल गए क्या कि आपको स्टार बनाया किसने? बिल्कुल। आपको स्टार सिनेमा घरों ने बनाया है। आपको स्टार उस पब्लिक ने बनाया है जो आपकी टिकट लेकर फिल्म देखती थी। आज आपने उनको नकार दिया, आप सीधे OTT पे जा रहे हो, डायरेक्ट टू OTT। डायरेक्ट टू OTT पे ये भी याद रखिएगा कि डायरेक्ट टू OTT क्वालिटी नहीं होगी। क्वालिटी जब होगी वो सिनेमा घरों की होगी। सिनेमा घर में सही क्वालिटी होगी। सिनेमा घर के जो जो लोग ऑडियंस जाएगी ना, वो डिसाइड करेगी कि आप स्टार हैं या नहीं। साउथ के स्टार्स, तमिल के, तेलुगु के, मलयालम के स्टार सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनकी फिल्में लोग थिएटर में जाके देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ के हिंदी फिल्म के स्टार्स ने सिनेमा के प्रति अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं दिखाई। मल्टीप्लेक्सेस का रिवॉल्यूशन 1997 में आया। इस देश का पहला मल्टीप्लेक्स जब बना, PVR, प्रिया विलेज रोड शोज़, 97 में, उस वक्त से मल्टीप्लेक्सेस ने बताया पूरे देश को कि 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ का बिजनेस क्या होता है। आज जो स्टार्स बने हैं, जिनकी फिल्में 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ बनी थी, वो विदाउट मल्टीप्लेक्सेस पॉसिबल था ही नहीं। सिंगल स्क्रीन पे कितना पैसा कमाओगे और कब, क्या 2 साल तक फिल्म चलाओगे आप? 2 साल जब चलाओगे तब जाके 200 करोड़ बनेंगे। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस में आपको एक दिन में 20 शो मिलते थे, 22 शो होते थे। मुझे याद है, मैं फिल्म कर रहा था जब सिंग इज किंग, उसकी लेंथ थी 2 घंटे की, उसके 28 शो थे एक दिन में PVR आइकॉन में। 28 शो 6 स्क्रीन में से। तो 28-28, 30-30 शो देख के आपकी फिल्मों को 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ तक मल्टीप्लेक्सेस ने पहुंचाया। आज आप ये कह रहे हो कि नहीं, मेरी फिल्म जो है 200 देशों में देख रहे। अरे पर वो तुम्हारी ऑडियंस नहीं है। ये ऑडियंस जो OTT पे बैठी है ना, वो कौन सी ऑडियंस है? वो ऑडियंस है जो खाना खा रही है, जो वॉशरूम जा रही है, जो सिगरेट पी रही है, जो तुम्हारी तरफ देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, आपको देख रहे हैं। ये कैप्टिव ऑडियंस नहीं है। कैप्टिव ऑडियंस सिनेमा घरों में थी। कैप्टिव ऑडियंस वो थी जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ती थी। ये वो ऑडियंस थी जो आपको प्यार करती थी, जो आपके साथ रो सकती थी। आज कौन OTT में घर में बैठ के फिल्म देख के रोता है? तो फिल्मों का जो इमोशनल कनेक्ट है वो इन स्टार्स ने तोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने कभी भी सिनेमा के साथ ये खड़े नहीं रहे। ये खड़े रहे उनके साथ जिन्होंने इनको पैसे दिए। और मतलब बल्कि अब तो एक स्टूडियो के हैं CEO, तो मतलब उनसे हाल में बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि भाई हम कोई पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हैं कि जो मतलब बड़ी फिल्में होंगी तो वो हम किस जॉनर की बनाएं, या मतलब एक्शन लाएं या क्या लाएं ताकि ऑडियंस आए। तो वो लोग भी शायद, और मतलब उसकी वजह से उन लोगों ने 6 से 7 ऐसी बड़े मतलब जो है बजट की फिल्में रोकी हुई हैं, होल्ड पे की हुई हैं, मतलब सिंगल स्टूडियोज। ये हालत है। तो मतलब आखिर मैं ये मतलब जानना चाहूँगा कि यहाँ जिम्मेदारी बनती है मल्टीप्लेक्सेस की भी, कि वो शायद मतलब टिकट भी थोड़ा वो फ्लेक्सिबल हो, लचीले बने, स्टार्स की भी, तब जाकर के हालात बेहतर होंगे सिनेमा घरों के मामले में, या और क्या होना चाहिए? नहीं, उसमें मल्टीप्लेक्सेस वालों का भी उतनी ही गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने टिकट रेट्स को इतना ऊंचा, इतना बढ़ा दिया कि सीधे साधे आदमी को अपने परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है। वो 2-3 बार सोचता है कि मैं वीकेंड में ये फिल्म देखूँ या ये फिल्म देखूँ। मराठी फिल्मों की हालत और भी खस्ता है। अब एक वीक में हमारे महाराष्ट्र में 2 से 3 मराठी फिल्में रिलीज़ होती है। कौन सा मराठी आदमी है जो एक हफ्ते में 2 मराठी फिल्में देखता है? और मराठी घर के लोगों के कल्चर क्या है? उनके कल्चर है, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो, और बोलते हैं कि पहले आप हॉलीवुड की फिल्म देखो, मेरे साथ चलो हम आपको एवेंजर्स दिखाते हैं, आप मेरे साथ चलो हमको शाहरुख खान की फिल्म दिखाते हैं। मराठी फिल्मों को देखने का तीसरा ऑप्शन होता है। तो पिछले 6 महीने में अगर 150 फिल्में मराठी की रिलीज़ हुई हैं, उसमें से 2 फिल्में सक्सेसफुल हुई है। क्यों? क्योंकि मराठी लोगों में वो फिल्म देखने के प्रति रुझान ही नहीं है, वो जो रिस्पेक्ट है वो नहीं है। और जो थोड़ा बहुत था वो भी OTT ने छोड़ दिया, वो OTT ने ख़त्म कर दिया है। OTT के अब लोग जो बच्चा तो वैसे कभी नहीं कहेगा, बाप ये कहेगा बच्चे को कि चलो एक मराठी फिल्म देख ले, चलते हैं हम बाहर थिएटर में जाके देखते हैं। तो बच्चा ये कहेगा कि रहने दो पापा, 3 हफ्ते के बाद OTT पे आ जाएगी, तब देख लेंगे अपन, उससे अच्छा है कि एक हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं। तो उसके कारण मराठी सिनेमा का कुछ हो नहीं रहा।
दूसरी बात जो हिंदी का भी है, हिंदी में भी जो मल्टीप्लेक्स ने जो रेट्स रखे हैं वो रेट्स लोगों के, कॉमन आदमी के पहुंच के बाहर के रखे हैं। उसके कारण कॉमन आदमी परेशान है, वो अपने फैमिली के साथ फिल्म नहीं देख सकता। रीजनल सिनेमा जिसे हम कहते हैं वो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा, इन चार के अलावा खास कहीं सरवाइव नहीं हो रहा है। बंगाली सिनेमा ठीक ठाक है, मराठी बहुत ही बुरे हालत में है, गुजराती ओके है, कुछ खास नहीं। बाकी और भी जो रीजनल सिनेमा है ये बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है क्योंकि ओटीटी का कंपटीशन है। दूसरी बात, सिनेमा घरों में आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। खासकर महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स जब शुरू होते हैं तो पहले 5 साल टैक्स एग्जम्पशन होता है, उसको टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती थी कि आप मल्टीप्लेक्स चालू करो क्योंकि आप इस देश में कुछ नया कर रहे हो, इस राज्य में कुछ नया कर रहे हो। तो टैक्स हॉलीडे पे इन्होंने महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्सेस खोले, और जब टैक्स हॉलीडे पे थे तो मराठी फिल्मों को ये लोग शो नहीं देते थे। अब आप किस जगह पे आप हो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार आपसे टैक्स नहीं ले रही, लेकिन आप मराठी फिल्मों को कह रहे हो कि नहीं भाई हमारे पास प्राइम टाइम नहीं है, हम तो एकता टाइगर को शो देंगे, लय भारी को नहीं देंगे। तो ये जो स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट रहा रीजनल सिनेमा को, वो बड़ा बुरा है। और कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि सिनेमा घरों में बड़ी फिल्में नहीं जा रही है, सिनेमा घर की ऑडियंस जो है वो आज ओटीटी के पे कन्वर्ट होने लगी है, आज ओटीटी पे फिल्में ज़्यादा बनने लगी है, फिल्म स्टार्स की फिल्में चलनी बंद हो गई है, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं चल रही है। और मल्टीप्लेक्सेस ने अब पिछले 3 हफ्तों में अपने कहीं टिकट्स रेट कम कर दिए हैं, कहीं अपने एफएनबी के रेट्स कम कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं करेक्शन हो रहा है, और ये करेक्शन तब हो रहा है जब ये उस कठिनाई से गुजरे हैं। गुजरने से पहले इनको मालूम होना चाहिए था कि पुराने ज़माने में अगर एक फिल्म सिल्वर जुबली होती है, गोल्डन जुबली होती है, तो टिकट रेट क्या होता था? 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया। लेकिन वो कॉमन आदमी उसको अफोर्ड कर सकता था। मल्टीप्लेक्सेस ने अनअफोर्डेबल टिकट रेट से कर दिए, और वो 60 रुपये इन्फ्लेशन वाइज भी मतलब वो था, कंट्रोल में था। दूसरी बात, मल्टीप्लेक्स वाले हैं कौन? ये है स्टेट वाले। स्टेट ये रियल एस्टेट ही है ना। मल्टीप्लेक्सेस वाले कौन हैं? जिन्होंने बहुत फिल्में बनाई हैं। पीवीआर ने बनाई थी तारे ज़मीन पर, जाने तू जाने ना। उसके बाद 17 फिल्में उनकी फ्लॉप थी। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया। आइनॉक्स ने कभी फिल्में नहीं बनाई, सिनेपोलिस ऑब्वियस प्रोडक्शन में नहीं है, कार्निवल ने नहीं बनाई, मिराज ने 1-2 बनाई, या कार्निवल ने 1 या 2 बनाई। तो ये जो सिनेमा घर चला रहे हैं उनको सिनेमा से कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है इनको फिल्मों से। वो सिनेमा उन्होंने कभी बनाया है क्या? तो नहीं। उनके लिए क्या है, वो जस्ट लाइक एन अनदर ट्रेड है कि भाई हम लोगों ने एक स्क्रीन पे 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, 4 स्क्रीन पे 4 करोड़ रुपया खर्चा किया, मॉल के साथ फिर हमने उसको एफएनबी वगैरह करके 5 करोड़ का एक मल्टीप्लेक्स बनाया। तो आपने क्या किया? रियल एस्टेट को एनहांस किया, आपने मल्टीप्लेक्स बनाया। अब जो फिल्म आ रहे हैं तो आपके एक हफ्ते में हमारे देश में 18 से 20 फिल्में रिलीज़ होती है, कई बार 35 फिल्में रिलीज़ होती। तो अभी 18 से 20 वाले जब आपके पास आए तो आपने उनको इस नज़र से देखा जैसे कि वो कोई बहुत ही छोटे लोग हो या कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने कोई क्राइम करके आपके पास आए। वो 20 लोग जो फिल्में लेके आए हैं, आप उनमें से सबसे ऊपर के जो 2 लोगों को चूज़ कर रहे हो, धर्मा, यशराज, वाईकॉम, बस इनको मेरे 6 स्क्रीन में, मेरे पास एक स्क्रीन में 5 शो है, 6 स्क्रीन में 30 शो है। अभी जो 30 शो है उसमें से 20 शो मैं वो धर्मा को दूंगा। अब वो जो 10 शो बचे हैं ना, उसमें आप जो 20 लोग हैं उसको अकोमोडेट करना है। उसे मराठी तो भूल ही जाओ, भोजपुरी भूल जाओ, और फिर क्या क्या है वो तो भूल ही जाओ आप। तो ये इसका कारण ये है क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस जिन्होंने, जो रियल एस्टेट के बैकग्राउंड से आए हैं, जिन्होंने चकाचक बना लिया सिनेमा, लेकिन सिनेमा से प्यार कब दिखाया? कब उन्होंने बोला कि यार हमने, हाँ, जो फिल्म अगर न्यूटन चली है ना, न्यूटन अपने मेरिट पे चली है। न्यूटन जब पहले दिन आपने शो दिए थे तो आपने शो उसको पूरे 30 शो में से आपने 2 शो दिए।
फिर जब उसकी ऑस्कर में एंट्री हो गई तो फिर आपने 2 के 4 शो बढ़ा दिए और फिर आपने कहा फिर आप कह रहे हो कि देखो न्यूटन तो मल्टीप्लेक्स में हिट हुई। अरे भैया आपने तब शो दिए जब वो ऑस्कर में एंट्री हुई और उसकी जब पीआर स्ट्रांग हुआ और जब लोग आने लगे, तो आपके लिए वो बिजनेस ही रहा है। तो जो सिर्फ बिजनेस करता है ना सिनेमा के स्पेस में, वो कहीं ना कहीं ब्लीड होता है। जो दिल से काम करते हैं, जो पैशनेट है, सिनेमा उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो जो इसको रियल एस्टेट समझते हैं, या जो इसको कैफ़े समझते हैं, या जो स्ट्रीमिंग समझते हैं, या जो पायरेसी समझते हैं। उनका बिजनेस नहीं है ये बिजनेस उनका है जो पैशनेट है। तो वो जो पैशन है वो मल्टीप्लेक्सेस वालों में कहीं नज़र नहीं आया। मैं एक्स मल्टीप्लेक्स वाला हूँ, आप जानते हो, लेकिन बावजूद ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा वक्त उनके साथ गुजरा है, मैंने उनको करीब से देखा है, और मेरा फिल्म मेकर्स के साथ भी वक्त गुजरा है, मैंने उनको भी देखा है। फिल्म मेकर्स के लिए हर फिल्म, उनकी फिल्म जो है ना, उनके लिए वो मुगल आज़म होती है। वो जो 20 है ना, उसमें से वो कह गए तुमने धर्मा को कैसे दिया, मेरी फिल्म मुगल आज़म है। अरे भैया तेरी नहीं, बाकी 17 की भी मुगल आज़म है, पर वो जो धर्मा ने बनाए ना, उसका ऑलरेडी बज़ है, उसने उसकी मार्केटिंग की है, तुमने मार्केटिंग नहीं की। तुमको ये लगता है कि जैसे मेरी पिक्चर मल्टीप्लेक्स में लगेगी, लोग ट्रक भर भर के, बस भर भर के थिएटर में आएंगे और आपकी पिक्चर हिट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो जो भ्रम रहा है, मल्टीप्लेक्सेस को अपना एक भ्रम रहा है, उन्होंने अपना एक विशेष सर्कल बनाया, सिनेमा वालों ने अपना एक सर्कल बनाया। तो ये जो लॉबीज़ हुई, फिर उस लॉबीज़ के साथ इंक्लिनेशंस हुए, प्रिजुडाइजेज हुई, ये सारी चीज़ें करते करते कहीं ना कहीं नुकसान जो है उस सिनेमा वालों का हुआ, सिनेमा घर का हुआ, और सबसे बड़ा सिनेमा गोयर्स का हुआ। तो खैर आखिर में मतलब बहुत गहन चर्चा रही नहीं। और ये जो एक मिथ है कि मतलब वीकडेज में ऑडियंस नहीं आती है, लेकिन जब लास्ट ईयर वो मतलब अनाउंस हुआ था नेशनल सिनेमा डे, इसमें तो 75 रुपीज़ की टिकट थी। तो मैं उस वक्त मतलब गोरेगांव में था, मतलब जो ओबराय मॉल में ब्रह्मास्त्र, पीवीआर गोरेगांव, हाँ ओबराय पीवीआर, हाँ। तो उधर ब्रह्मास्त्र भी थी शायद लगी हुई, और वो माधवन वाली फिल्म थी, नहीं माधवन और अपार शक्ति जिसमें थे, थ्रिलर फिल्म थी एक, वो उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वो भी सिनेमा मतलब हॉल जो है पूरी तरह से फुल था, कैफेटेरियाज फुल थे। तो ये भी एक मिथ बनाया गया है कि यार वीकडेज में शायद ऑडियंस नहीं आएगी, क्योंकि जब आप टिकट मतलब आप रेट कर दो। बिल्कुल वो मिथ नहीं है, आपने टिकट अगर कम की ना तो लोग वीकडेज में भी आएंगे। अब देखो कि ट्यूसडे को, जैसे नितिन ने कहा कि उस ऑफर के कारण लोग आते थे, आपकी टिकट है 350 रुपये वीकेंड को, आपने मंडे को कर दिए उसको 250 में, आपने अगर मंडे को उसको 150 कर दी, तो लोग आएंगे आपके पास। तो लोग सिनेमा घरों तक आना चाहते हैं। लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि जो एंटरटेनमेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं अपने घर के अहाते में, वो सही में एंटरटेनमेंट नहीं है, वो पेरिफेरल है, उनको सिर्फ स्टिमुलेट कर रहा है, मज़ा दे रहा है। लेकिन असली मज़ा जहाँ कनेक्ट है उसका ऑडियंस का, जहाँ कनेक्ट सिनेमा घर के स्टार के साथ है, वो कनेक्ट उसको पुष्पा दे रहा है, वो कनेक्ट उसको पठान दे रहा है, वो कनेक्ट उसको वो फिल्म दे रही है जो जिसके साथ वो सिनेमा घर में ही उस अंधेरे में ही वो एक रूप हो सकता है, उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। वो कनेक्ट उसको OTT कभी नहीं दे रहा है। दूसरी बात, OTT में जितना भी सिनेमा आया है और जो आ रहा है, तो जो बेहतर सिनेमा है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सिनेमा एक्वायर्ड सिनेमा है, जो आपका थिएटरिकल रिलीज़ हो गया, पठान लोगों ने देख डाली, 200 करोड़ की बिजनेस कर लिया, फिर आपने उसको OTT पे भी आया और OTT पे भी चला। कई बार जो OTT ने प्रोड्यूस की, जो ओरिजिनल फिल्म है OTT के, उसमें 60% OTT का जो कंटेंट है, वो कंटेंट क्वेश्चनेबल है, बहुत क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसमें कहीं पे भी कोई भी एक रिसर्च जिसे कहते हैं या सीरियसनेस वो नज़र नहीं आता। अब कल मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था जो कल ही लॉन्च हुई, द ट्रायल, जिसमें काजोल है और द गुड वाइफ का एक बहुत ही बोला जाए नॉर्मल और बिलो एवरेज उसका क्या बोलते हैं, उसका रीमेक है, वो बेसिकली ऑफिशियल रीमेक है उसका। तो जिस तरीके से, तो उसमें मुझे कहीं भी इमोशनल पिच नहीं मिला, मुझे हाई नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। उसके अलावा मैं बहुत सारी फिल्में को रिव्यूज़ करता हूँ,
तो अभी मैंने एक फिल्म का रिव्यू किया था जो तमिल फिल्म थी विद्युत तलाई, ठीक है। तो वो वेत्रिमारन की फिल्म थी, तो वो थिएटर में आई, थिएटर पे चली और उसके बाद OTT पे आई, OTT में भी उनकी तारीफ हुई। जो ये 40% है जहाँ पे OTT सच में तारीफ जहाँ मिली है, उसमें जो रेयर फिल्म है उसमें एक बंदा है, मनोज बाजपेयी। जबकि मतलब जो उसके सुपर्ण है उन्होंने ही मतलब ट्रायल बनाई है। ट्रायल, हाँ, वो सुपन और वो द फैमिली मैन वाले हैं, हाँ बिल्कुल, वो रेगुलर है फिल्म मेकर, ठीक है। तो क्या हुआ कि बंदा ने Z5 के लिए काफ़ी अच्छा एक रीच पहुंचा दिया, एक क्रेडिबिलिटी खड़ी की, क्योंकि उन्होंने इसके पहले मनोज बाजपेयी की 2 या 3 फिल्में की थी जो बिलो एवरेज थी। एक डायल 100 करके भी फिल्म थी, जी जी, Z5 पर ही थी। उसके अलावा और एक फिल्म थी मनोज बाजपेयी की। तो लेकिन बंदा ने सक्सेसफुल उनको रिजल्ट दिया, और उसके बाद चूँकि उनको उसको नेशनल अवार्ड में भी ले जाना है, तो उसके बाद वो पहली हिस्ट्री की फिल्म है जो थिएट्रिकल की गई। तो थिएट्रिकल, अच्छा थिएट्रिकल बाय द वे वो कैसे की गई है आपको मालूम है? जी हाँ जी हाँ, वो मल्टीप्लेक्सेस में नहीं है, नेशनल चेन में नहीं है, हाँ। सिर्फ मतलब कुछ एक 25-30 मल्टीप्लेक्सेस में इसलिए नहीं है कि कोई मल्टीप्लेक्स नहीं चाहेगा कि वो पहले OTT पे जाए और फिर हमारे पास आए, कभी नहीं। सिनेमा का बिजनेस वाला कैसा चाहेगा कि OTT पे जाके हमारे पास है? उनका यही रूल है कि पहले मल्टीप्लेक्स वाले ये कहेंगे कि पहले मल्टीप्लेक्स में आए, 6 वीक की विंडो रखें, और जो 6 वीक की विंडो नहीं रखता है उनकी फिल्में रिलीज़ नहीं की जाती। तो 6 वीक की विंडो रखें और उसके बाद वो OTT पे जाए। तो ये है, इस बार उल्टा सिर्फ ये हुआ, और उसको कुछ इक्का दुक्का सिंगल स्क्रीन नहीं किया, वो इसलिए भी किया क्योंकि नेशनल अवार्ड्स के लिए ज़रूरी होता है कि फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ हो। तो बंदा शुड कॉम्पीट फॉर नेशनल अवार्ड, और मनोज वाजपेयी ऑलरेडी 3 तो ले चुके हैं, तो शायद ये चौथा उनका फिर प्रबल दावेदार है उस बार।